हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी की। और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रीडम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्रीडम जो कि आज़ादी, हमें पता है कि हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी फ्रीडम के लिए। सो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे एक्चुअली में फ्रीडम क्या होती है, ठीक है, और कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने सबसे पहले केस में हम लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे साउथ अफ्रीका के लिए। आप उनको साउथ अफ्रीका का गांधी जी भी कह सकते हैं। तो उनकी जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रगल के बारे में लिखा है कि कैसे जो ब्लैक पीपल है उन पे वाइट पीपल लोग बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी करते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, ठीक है। उनको ह्यूमिलेट करते थे, उनको कोई भी राइट्स नहीं देते थे। कोई भी ब्लैक पीपल जो इजीली मूव नहीं कर सकता था, शादी नहीं कर सकता था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था ब्लैक पीपल के लिए। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने यही बताया कि किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता था। तो मंडेला और उनके जो भी लोग साथ थे, उनको बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है अपने फ्रीडम के लिए। इसलिए इस बुक का नाम भी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि बहुत उन्हें टाइम लगा। नेल्सन मंडेला ने अपने 28 ईयर्स जो है जेल में बिताए थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो तो एक रेवोल्यूशन टाइप क्रिएट करना चाह रहे थे। और जो उनके जो उन पे करना चाह रहे, मतलब जो वाइट पीपल जो है अपना रूल बनाना चाह रहे, वो तो चाहेंगे ना कि मंडेला दब जाए। तो उसके लिए मंडेला को 28 ईयर्स जेल में भी कराना पड़ा। उसके लिए उन्होंने, मतलब फ्रीडम को पाने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने बहुत ज़्यादा पर्सनल कॉस्ट दिया। क्योंकि आप खुद सोचिए, पूरा यूथ उन्होंने अपने जेल में बिताया, ठीक है। अपने फेवरेट गेम्स नहीं खेल पाए, ठीक है। उन्हें बॉक्सिंग पसंद थी, वो नहीं कर सकते थे, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते थे। जो म्यूज़िक उनको एंजॉय करना चाहिए, जो कल्चर जो ट्रेडिशन है वो एंजॉय करना चाहिए, वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या सोचा, अपनी कंट्री को पहले रखा और उसकी कंट्री के फ्रीडम के लिए, उस कंट्री में जितने भी ब्लैक्स थे उनके फ्रीडम के लिए उन्होंने फ़ाइट किया। तो उसके लिए उन्हें बहुत पर्सनल कॉस्ट चुकाना पड़ा। तो ये एक केस होता है कि फ्रीडम के लिए कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तो दूसरे केस में आता है ऑन्ग सैंग सूकी का। ये भी गांधी जी के थॉट से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का थॉट था, वो एक इंस्पिरेशन बना ऑन्ग सैंग सूकी का, जो अभी भी हाउस अरेस्ट में रहती है। मतलब कि वो अपने फैमिली से नहीं मिल सकती, अपने हस्बैंड से नहीं मिल सकती। उन्हें जब कैंसर था वो उस टाइम नहीं मिल पाई थी, अपने बच्चों से नहीं मिल पाई थी। और ये इसलिए रहा क्योंकि वो फ्रीडम चाहती थी, ठीक है। तो इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने अपने पर्सनल लाइफ में जिस तरह का लॉसेस झेला फ्रीडम के लिए, उसी तरह ऑन्ग सैंग सूकी ने भी जो है म्यांमार में हाउस अरेस्ट में रहती है और उसके लिए उन्होंने अपने सारे पर्सनल कॉस्ट को झेला। तो ऑन्ग सैंग सूकी ने क्या किया, अपने बुक में फ्रीडम फ्रॉम फियर में बताया है कि उनके लिए जो फ्रीडम है, ठीक है, वो फ्रीडम है फियर से। जैसे नाम है, बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगर आप अपने डर से फ्री हो जाते हो तो आप बहुत ही अच्छा लाइफ अपना जी सकते हो। तो उन्होंने कहा, फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। मतलब कि अगर आप अपने डर से काबू नहीं करते, अगर डर से डरते रहते हो तो आप अपना लाइफ कभी जी नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो गहरी बात उन्होंने कही थी, ठीक है। और फॉर ऑन्ग सैंग सू की, उनके हिसाब से वो अपना डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, भले उनको हाउस अरेस्ट में रहना पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डर पे काबू कर लिया है, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है ये काम नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन ये जो दो स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है किसी के लिए भी जो कि कॉलोनियल रूल में थे, या फिर जो कि किसी भी पर्सन या कम्युनिटी या फिर कंट्री से जो है दूसरे कंट्री के नीचे काम करते हैं, जो उनको फ्रीडम नहीं मिलता है। तो ये दो केसेस जो है ये बहुत इंस्पायर कर सकता है किसी भी लोगों को जो कि फ्रीडम चाहते हैं। अब बात करते हैं स्वराज की। तो स्वराज के बारे में आपने बहुत बार फ्रीडम स्ट्रगल में सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक का तो फेमस स्टेटमेंट है ही, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज जो है ये दो वर्ड से आया है, स्व एंड राज। स्व मतलब होता है सेल्फ एंड राज मतलब होता है रूल। तो हम सेल्फ रूल की बात करें तो आपको पता है बहुत टाइम से हमारा जो कंट्री था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग जो है खुद का पॉलिटिकल हमारा डेवलपमेंट हो, खुद का सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल्स रेगुलेशन हो। तो इस हिसाब से, इसकी वजह से स्वराज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक नारा टाइप बन गया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में भी।
और क्योंकि ब्रिटिशर्स के हम लोग अंडर थे और हम लोग चाहते थे कि सब चीज़ में हम लोग का खुद का चीज़ हो, खुद का सेल्फ हो, सेल्फ गवर्नेंस हो, तो स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया था। महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उनकी जो बुक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने कहा था इट इज़ अ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ। जब हम लोग खुद सीख जाएंगे कि हम लोग को कैसे रूल करना है, तब हम लोग को स्वराज हो जाएगा। तो स्वराज मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं होता है, ये स्वराज मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेसिटी भी होता है। स्व मतलब सेल्फ। तो जब तक हम लोग खुद नहीं समझ पाएंगे कि रूल कैसे किया जाए, खुद अपना हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कितना अच्छे हम लोग कर सकते हैं, क्या हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कितना हम लोग को सोसाइटी को समझते हैं, तब तक स्वराज नहीं हो सकता। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि उन्होंने कहा था कि अगर जो है डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब जो है हम लोग किसी इंडिविजुअल को नहीं लेके पूरे कम्युनिटी को लेके चलें और जस्टिस जो है सबको इक्वली हो सके, तभी हम लोग जो है स्वराज कर सकते हैं, वरना ये स्वराज नहीं होगा। और उन्होंने जो है ये सारी ये बातें हिंद स्वराज अपनी बुक में लिखी है। तो हमने इतने सारे केसेस देखे, नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड, ऑंग सांग सू की का स्ट्रगल अगेंस्ट फियर ऑफ फ्रीडम, और अपना हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो तो है ही। तो एक्चुअली में फ्रीडम क्या होता है? ऐसे फ्रीडम हम कह सकते हैं इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है कि कोई हम पे कंट्रोल नहीं कर सके और हम लोग अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। और दूसरा ये आता है कि मतलब हमारे पास ये राइट है कि हम जो भी चाहें अपने बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करवा सकते हैं। तो ये दो चीज़ जो है फ्रीडम के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला आ गया वी आर नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। दूसरा वी कैन फ्रीली एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड डेवलप आवर पोटेंशियल। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि किसी भी टाइप का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं हो, किसी भी टाइप का कॉन्स्टेंट्स नहीं हो हमारे उसमें। अगर आप स्टूडेंट हो, चिल्ड्रन हो, तो आप अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में हो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो बिजनेस के कंट्रोल में हो। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आप लोगों के कंट्रोल में हो और कुछ हद तक ऑफिशियल्स के कंट्रोल में हो। तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंट्स ऑफ फ्रीडम में तो थोड़ा आपको मिलेगा ही। अब हम लोग को ये जानना है कि किस हद तक ये जो कॉन्स्टेंट्स है, जो ये रोक है, जो कंट्रोल है हमारे ऊपर, वो सही है। हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे साथ हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारे जो सुपीरियर है वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब ये फ्रीडम का उल्लंघन हो रहा है। और अगर वो इक्वालिटी सबको दे रहे हैं तो वो मतलब अपने आप को मतलब इक्वालिटी नहीं कहना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तब वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं और वो फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के कॉन्स्टेंट्स जो है हम लोग को रखने चाहिए, किस टाइप के नहीं रखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा फ्रीडम ही हटा दो, तब तो बिल्कुल लॉ ऑर्डर कुछ होगा ही नहीं, कोई टाइप का रूल्स रेगुलेशंस होगा ही नहीं फॉलो। अगर हम लोग को किसी भी तरह डेवलप करना है तो थोड़ा बहुत तो फ्रीडम पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा कि कौन सा कॉन्स्टेंट जो या फ्रीडम पे कितना कंट्रोल ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है? इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड नेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो अफेंड नहीं होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रुप हर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी नेशन हर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम लोग फ्रीडम को डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम थोड़ा बहुत तो कांस्टेंट पे आपको होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को ध्यान में रखना है कितना कांस्टेंट मतलब कितना फ्रीडम पे कंट्रोल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। जो हमारा दूसरा केस था जिसमें हम लोग फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते थे अपने आप को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते थे। तो फ्रीडम तभी होगा जब हमारे पास मतलब सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो अपना क्रिएटिविटी दिखाने का, अपने स्किल्स दिखाने का हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो फैशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, साइंस में हो, म्यूज़िक में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। तो एक फ्री सोसाइटी क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को जो है वो ऊपर करने में हेल्प करती है, ठीक है। वो अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो चाहेगा कि उसको और स्किलफुल बनाए, उसको और अच्छा बनाए। तो अगर वो सोसाइटी ऐसा कर पाती है तब वो फ्री सोसाइटी है। और फ्रीडम तब भी है जब कोई जजमेंट होता है तो उसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि कौन कैसा है, ठीक है। जो जैसा काम किया है उस बेसिस पे उसका जजमेंट होगा। और जितने भी लोग के पास पावर है वो सब पावर जो है एक कह सकते हैं कि मिसयूज़ किसी भी पावर का नहीं होगा। तो हम लोग को फ्रीडम के बारे में क्या-क्या पता चला? एक तो पता चला कि कॉन्स्टेंट्स थोड़ा बहुत फ्रीडम पे कंट्रोल होना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा भी, ऐसा हो नहीं सकता कि 100% आप फ्री हो।
अब क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी, ये आपको ध्यान रखना है बाय स्टडिंग इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड नेशंस। उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल जो अपना पूरा मैक्सिमम बेनिफिशियल पोटेंशियल निखार सकता है किसी भी फील्ड में हो, तो वो फ्री है। अगर जो जजमेंट है, ठीक है, वो सही तरीके से हो, कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करे, तब वो कह सकते हैं आप फ्रीडम है। वो नेशन, वो कंट्री, वो सोसाइटी फ्री है। ओके, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट्स की, मतलब फ्रीडम पे जो दबाव है वो कैसे कैसे हो सकता है। फ्रीडम का जो दबाव है वो या तो गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है बाय लॉज, या फिर किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के थ्रू हो सकता है, ठीक है ये, और या फिर कोई डोमिनेट कोई चीज़ करे, ठीक है, तो हो सकता है। जैसे कि हमारा जो एपेथाइट सिस्टम था उसमें देख रहे थे वाइट का डोमिनेशन था। जो हमारा कॉलोनियल रूल था वो था हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल। अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह का लॉज लाती है जो कि फ्रीडम को किसी तरह से इम्पोज करता है, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कंट्रोल है और डोमिनेशन है वो, उस पे फ्रीडम के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई ऑटोक्रेटिक है या आप कह सकते हैं मोनार्कियल रूल है, तो उस पे जो है फ्रीडम कर्टेल करना थोड़ा इजी हो जाता है उन लोग के लिए। लेकिन जो डेमोक्रेटिक है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो होती है पीपल की चॉइस की गवर्नमेंट। तो पीपल चाहे तो उस गवर्नमेंट को फिर हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो उस पर क्या होता है, वो फ्रीडम को ज़्यादा देर तक जो है कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। वो फ्रीडम दे सकती है लेकिन उसको बंद नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो फ्रीडम है वो दबाव में तब भी आता है जब बहुत ज़्यादा सोशल इनक्वालिटी हो जाती है, जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम पे हुआ था, या अगर हिस्टोरिकल देखें तो वंश सिस्टम था हमारा, ठीक है। तो इन सब की वजह से भी सोसाइटी में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल बहुत होती है। कास्ट सिस्टम में आपको पता है वो जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको जो है अछूत माना जाता था, तो उस टाइप से जो स्ट्रगल था उन लोग का भी फ्रीडम का स्ट्रगल तो है ही। तो इस टाइप से सोर्सेस और कॉन्स्टेंट्स हो गए, एक हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया किसी का डोमिनेशन, एक हो गया गवर्नमेंट, और आप कह सकते हैं सोशल इक्वालिटी भी जो है फ्रीडम को ला सकती है। अगर हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस में, जो उन्होंने कहा था फ्रीडम के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि फ्रीडम जो है सबके लिए होता है, रिच हो, पुअर हो, मैन हो, वुमेन हो, इंडिविजुअल हो, या कोई भी क्लासेस हो, ठीक है। फ्रीडम ये नहीं देखता कि कौन कैसा है, वो बस देखता है कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट हो, ठीक है। तो जितने भी सोशल इनइक्वालिटीज़ है, कम्युनलिज्म है, ये सब का हम लोग को एबॉलिशन करना चाहिए। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। तो ये था एक कह सकते हैं ब्रीफ समरी जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फ्रीडम के बारे में। और खैर हम लोग भी ये बात समझते हैं अच्छी तरह कि फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है। तो हमने फ्रीडम का एक और एस्पेक्ट देखा था, वो था कि हम लोग अपनी बात को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें भी कॉन्स्टेंट्स तो आएगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दो लोग बात करें, कभी ना कभी डिफरेंसेस नहीं है ओपिनियंस में, बिलीव्स में, आइडियाज़ में, ये सब में हमेशा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बार क्या होता है कि डिफरेंसेस जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें वायलेंस होता है और बहुत सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट की केसेस हो जाते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टेंट्स जो है आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर ये कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सही क्या है, सही नहीं है, क्या नहीं सही है, ठीक है। अगर अब डिस्प्यूट्स होंगे ही नहीं तो हम लोग जो है ज़्यादा चीज़ सोच ही नहीं पाएंगे। डिस्प्यूट की वजह से ही तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सोचने को मिलती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझने को मिलता है। तो ये भी ज़रूरी है कि डिस्प्यूट हो, लेकिन हाँ, जो डिस्प्यूट है वो इस तरीके होने से जो हम अपना व्यू रख रहे हैं वो किसी को हार्म नहीं करे, ठीक है। और हम लोग को अब दूसरों की बिलीफ का, दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो व्यू है जो कि प्रोडक्टिव होना चाहिए वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स तो आएंगे ही, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग दूसरे की व्यूज़, बिलीव्स, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें, ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा ग्रो करे, अपना सोसाइटी पोटेंशियल को बढ़ा सके। एक फ्री सोसाइटी में तो ये ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बात करें लिबरलिज्म की, तो लिबरल वर्ड आपने सुना ही होगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, बहुत लीनियंट होना, ठीक है। तो लिबरलिज्म में आप ये समझ रहे हो कि लीनियंट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है। अगर कोई मतलब कोई किसी बात से आप अगर डिसएग्री भी करते हो तब भी आपको जो है उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रख के बात करना चाहिए, ठीक है। बहुत अगर आप डिसएग्री करते हो तब भी लिबरलिज्म को यही समझा जाता है। लेकिन लिबरलिज्म में सिर्फ इतना ही नहीं होता है। मॉडर्न जो
थिंकर्स हैं लिबरलिज्म को ये भी समझते हैं कि फोकस है इंडिविजुअल्स पे, ना कि सोसाइटी पे, फैमिली पे। जैसे शादी में क्या होता, उन्होंने कहा है, मतलब जो थिंकर्स हैं वो समझते हैं कि अगर शादी होती तो जो शादी कर रहा होता है डिसीजन उसका होना चाहिए, ना कि फैमिली का होना चाहिए। तो लिबरलिज्म पे जो है इंडिविजुअल पे फोकस ज़्यादा किया जाता है, इंडिविजुअल इक्वालिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और प्रेजेंट डे पे तो ये कहा गया है कि स्टेट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इन सब को कंट्रोल करने का जिम्मा क्या है, स्टेट के पास है, गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है लीनियंट रहे, ठीक है, लीनियंट रहे, लेकिन जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं उन सबको ख़त्म कर सकें। ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, और हम लोग को अपनी तरफ से क्या करना है कि हम लोग को टॉलरेंट रहना है, ज़्यादा वायलेंस की तरफ नहीं बढ़ना है। लिबरलिज्म, लिबरल रहना है, शांति से रहो, इक्वालिटी मेंटेन करते रहो, बाकी गवर्नमेंट का काम करने दो। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।